हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और आपको कहीं भी इधर उधर अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज़। तो हमारा ये सिविक्स है यानी पॉलिटिकल साइंस का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसका पार्ट 1 हम पढ़ें। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा संविधान। ये जो हमारे इंडिया में संविधान बना हुआ है, जिसमें हमें कहीं पे भी आने जाने की इजाज़त है, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने की इजाज़त है, कहीं पर भी हम बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सारा हमें परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, यानी हमारे संविधान ने हमें जो जो राइट्स दिए हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम सब इंजॉय कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कैसा मतलब बनाने में कितना लोगों को एफर्ट्स लेने पड़े, क्या क्या लोगों ने किया, क्या क्या इसके पीछे प्रोसेस था और कौन कौन सी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी। देखो, इस चैप्टर में ना हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का एक बहुत गोल्डन टाइम जेल में गुजारा, सिर्फ इसलिए कि लोगों को जो है मतलब आगे चल के एक वो अच्छी लाइफ गुजार पाए जो कि आज आप लोग गुजार रहे हैं। तो इसमें हम एक साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में भी संविधान आया था 26 जनवरी 1950 को। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द सिटीजन्स राइट। देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। मतलब हम अगर किसी की कोई भी ऐसा काम जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो वो आप कर सकते हो। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है तो मैं उसे बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ। आपने देखा भी होगा आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, सिटीजन्स राइट है, और ये सिटीजन्स राइट ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। गवर्नमेंट पावर्स एंड हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, यानी कि गवर्नमेंट की सारी पावर्स क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद बेसिक रूल्स क्या होते हैं इसके? ऑल सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट मस्ट फॉलो दीज फंडामेंटल रूल्स दैट शेप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि इसमें सारे जो सिटीजन्स होते हैं, गवर्नमेंट मस्ट फॉलो दीज फंडामेंटल रूल्स, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं वो मस्ट फॉलो। ये देखो, मस्ट फॉलो मतलब फॉलो करने होते हैं, दैट शेप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इसी को हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहते हैं। अब डेमोक्रेसी क्या होती है ये तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेल्सन मंडेलाज विजन। तो अभी मैंने आप लोगों को नेल्सन मंडेला का जिक्र करा। नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम जेल में गुजारा था। देखो, इसके बारे में लिखा हुआ है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। साउथ अफ्रीका में क्या होता था, वाइट और ब्लैक को लेकर एक भेदभाव किया जाता था, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। तो नेल्सन मंडेला का ये कहना था कि सिर्फ गोरे होने से किसी को ज़्यादा राइट्स क्यों मिले या फिर सिर्फ काले होने से किसी को कम राइट्स क्यों मिले, तो सारे जितने भी पर्सन्स हैं लाइव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। देखो, ये लिखा हुआ है मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन्स। तो 1 मार्क क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि नेल्सन मंडेला ने कितने अपने साल जेल में गुजारे थे। तो 27 ईयर्स। अब आप लोग सोचो, आज आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो 9th स्टैंडर्ड में बच्चा 14-15 साल का होता है। अब इसमें आप 27 अगर प्लस कर देते हो तो एक पर्सन ने मतलब अपनी कितनी साल यानी 41 ईयर्स तक वो जेल में रहा, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड उसने अपना जेल में गुजार दिया। जो जवानी होती है, जो एक ज़िंदगी का एक खास हिस्सा होता है, वो सिर्फ उसने जेल में गुजार दिया, सिर्फ एक
काले और गोरे पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके हक के लिए। अपोजिंग अपार्थाइड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो इसको एक लाइफ इम्प्रिजमेंट कहते हैं, मतलब पूरी जिंदगी ही हो गई है। इन 1964 डेयरिंग टू फाइट फॉर इक्वालिटी, सिर्फ एक इक्वालिटी की फाइट के लिए। नेक्स्ट है द अपार्थाइड सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या था, देखो सबसे पहले रेशियल डिवीजन की बात कर लेते। सिस्टम डिवाइडेड पीपल बाय स्किन कलर, ब्लैक्स 3/4 ऑफ पॉपुलेशन, व्हाइट्स कलर्ड एंड इंडियंस। तो क्या होता था, देखो जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइड थी कैसे, एक ब्लैक में, एक वाइट में और कलर्ड एंड इंडियंस, इस तरह से पॉपुलेशन जो थी साउथ अफ्रीका में डिवाइड थी। नो राइट्स, देखो नॉन वाइट्स हैड नो वोटिंग राइट्स, मतलब जो वाइट नहीं है, जो काले हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं है, एंड वर ट्रीटेड एज इंफेरियर्स बाय वाइट रूलर्स, और वाइट रूलर्स उन पर जो है रूल कर रहे हैं। मतलब ये कैसा इंसाफ है, मतलब अगर किसी का रंग काला है तो वो जो है वोट नहीं डाल सकता, किसी का रंग गोरा है तो वो वोट डाल सकता है, तो ऑब्वियसली ये गलत है। सेग्रीगेशन, separate trains, buses, hospitals, schools, beaches and public facilities for whites and blacks। अब आप सोचो हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, अब एक कोई बच्चा हो जो जिसका रंग थोड़ा सा डल हो, या एक कोई बच्चा हो जिसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो। अब टीचर जो है जैसे मान लो 10 बच्चों का बहुत ज़्यादा गोरा है और एक बच्चा थोड़ा सा डल है, तो टीचर बस उसे पर्टिकुलरली पॉइंट कर रहा है, तो बच्चे को कैसा फील होगा। तो वही उन लोगों को, मतलब उनको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया था। उनकी ट्रेन्स अलग थी, बसेस अलग थी, हॉस्पिटल्स अलग थे, स्कूल्स अलग थे, बीचेस अलग थे, पब्लिक फैसिलिटीज फॉर वाइट्स एंड ब्लैक्स, मतलब सारा कुछ अलग था उनका। अच्छा, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब ये जो स्ट्रगल हुआ फ्रीडम के लिए, सबसे पहले 1950s ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन बिगिन फाइटिंग अपार्थाइड थ्रू प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक्स। देखो जितने भी काले लोग थे या कलर्ड लोग थे या इंडियन, मतलब ये जो इंडियंस थे, उन्होंने क्या करा, एक क्योंकि जो मतलब इंडियंस होते हैं उनका भी थोड़ा सा रंग वैसा होता है, तो इन 3 लोगों ने, ब्लैक और कलर्ड और इंडियन लोगों ने क्या करा, फाइट स्टार्ट करी, प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, यानी स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर दी, मार्चेस निकाले, प्रोटेस्ट करी। एएनसी लीडरशिप, एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उस वक्त लीडर थी, लेड द स्ट्रगल, यानी इस स्ट्रगल को लेड कर रही थी, इस वाले स्ट्रगल को लेड कर रही थी, लीड कर रही थी, इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसके अंदर इंक्लूड थे बहुत सारे वर्कर्स थे, यूनियंस थे और कम्युनिस्ट पार्टीज इंक्लूड थी। नेक्स्ट, ग्लोबल सपोर्ट, मैनी कंट्रीज denounced apartheid as unjust and racist, sensitive whites joined the fight। बहुत सारे कंट्री के ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या करा, इस अनजस्ट को, इस सेंसिटिव वाइट, मतलब इसको जो है, इस लड़ाई को ज्वाइन किया, क्योंकि हाँ ये गलत है। लोगों को लगा कि नहीं, एक सिर्फ रंग के बेसिस पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। ब्रूटल रिस्पॉन्स, वाइट गवर्नमेंट डिटेन्ड, टॉर्चर एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। अब जो गवर्नमेंट थी, जाहिर सी बात है, जब ब्लैक और व्हाइट में फर्क हो रहा है तो गवर्नमेंट कौन सी होगी, गवर्नमेंट भी व्हाइट होगी, तो व्हाइट गवर्नमेंट क्या थी, उसने क्या करा, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मारा, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया। बर्थ ऑफ अ न्यू डेमोक्रेसी। अब देखो एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, ठीक है, सबसे पहले जब ये फाइट की गई तो एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। सबसे पहले देखो पॉलिसी चेंज की गई, गवर्नमेंट रिपेल्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड लिफ्टेड बैन्स ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया, यानी कि जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, ठीक है, वो रिपेल किए गए, एंड लिफ्टेड बैन्स ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मीडिया था, उनको बैन किया गया। मंडेला रिलीज, मंडेला को आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 28 साल जेल के रहने के बाद उसको जो है छोड़ा गया। 27 साल मतलब उसने हमने जेल में बिताए थे, 28वें साल छोड़ा गया होगा, तो इसलिए 28 ईयर्स लिखा हुआ है। अप्रैल 26, 1994 न्यू नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड एट मिडनाइट मार्किंग द बर्थ ऑफ मल्टीरेशियल डेमोक्रेसी। अब लोगों को क्या हुआ, लोगों को एक आज़ादी मिली, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो इंडिया का भी एक अपना फ्लैग था जो एक डेमोक्रेटिक फ्लैग था कि हाँ अब इंडिया आज़ाद हो गया है। सिमिलरली तो ये जो फ्लैग था, मतलब लोगों को एक नया जन्म मिला और एक नया फ्लैग जो है यहाँ पर बना, ठीक है। फॉरगिवनेस
एंड रिकंसिलेशन, अ पीसफुल ट्रांजिशन। देखो ये जो था ना एक बहुत पीसफुल ट्रांजिशन था, ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत सारा मतलब वो किया गया था। ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू forgive white for past atrocities, historical enemies negotiated together, accepting the inherent capacity for goodness in each other। अब जो नया वो फॉर्म हुआ उसमें एक वो ऐसे नहीं कि अब वाइट अब ब्लैक का हो गया तो अब हम वाइट के साथ भेदभाव करेंगे, नहीं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हम लोग चीज़ें बनाएंगे। नोबडी वॉज एक्सक्लूड, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, यानी सब इंक्लूड रहेंगे। एवरीवन बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ देयर पास्ट, यानी हर कोई जो है मतलब पार्ट रहेगा, एक हिस्सा रहेगा। पास्ट को जो है भूल कर मतलब नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। वन ऑफ द फाइनेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ से क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना। 2 years of discussion, oppressor and oppressed sat together to create a common constitution through extensive debate। यानी कि यहाँ पर एक डिबेट थी, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों जो है साथ में बैठ के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट की गई कि सबके लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देखो आपका जो ये चैप्टर है ना इसमें बहुत सारा कुछ है, मैंने उसमें से कुछ कंटेंट निकाल के आप लोगों के लिए ये तैयार किया है, क्योंकि आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कुछ चीज़ें कवर कर लोगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो क्या किया गया, 2 years ऑफ डिस्कशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए उस पर डिस्कशन किया गया 2 साल तक। अच्छा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि हमारा संविधान कितने टाइम में बन के तैयार हुआ था, या आप लोग मुझे बताओगे कि उसको बनने में, हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था। एक्सटेंसिव राइट्स, the constitution gave citizens the most extensive rights available in any country, यानी कि सारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक्सटेंसिव राइट दिया जाए, उनको सारे राइट्स अवेलेबल कराए जाएं। ग्लोबल इंस्पिरेशन, ये जो था एक ग्लोबल लेवल पर इंस्पिरेशन बना। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये सारी चीज़ें की गई तो नहीं, मतलब क्या कहते हैं एक ग्लोबल लेवल पर, जैसे मैंने बताया ना हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो ये ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशन बना। मोस्ट अनडेमोक्रेटिक इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, यानी बहुत सारे लोगों ने इससे सीख ली, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख ली थी सब जो है बाद में उसके बाद सब में रिवॉल्यूशन आया था। अच्छा ओके ऐसे उसके बाद द रेनबो नेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, इट इज द सोलमन पैक्ट दैट वी शेल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ अवर रेजिस्ट ब्रूचुअल पास्ट। अब देखो क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि हम जो है वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे जो पास्ट में हो चुकी हैं, मतलब जैसे भेदभाव किया गया था, जैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। बट इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ कंट्री ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। लेकिन हाँ ये एक कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ से एक चेंज आएगा और हर किसी को इक्वल राइट मिलेगा, ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। South African transformed bitter experiences into the binding glue of diverse unified, ये नेशन लिखा हुआ है, यूनिफाइड नेशन। तो क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीकन्स है उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्म आया, एक बिटर एक्सपीरियंस उन लोगों को मिला कि हम किस तरह से डाइवर्सिटी में रह सकते, डाइवर्स होकर भी मतलब एक यूनिटी में रह सकते हैं। अच्छा वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में ज़रूरत क्यों है। अब आप लोग सोचो, अगर हमारा इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या हम सब लोग अपनी मर्जी से लाइफ को जी पाते, नहीं जी पाते। सेफ गार्ड इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ ऑल ग्रुप्स, एंश्योरिंग मेजॉरिटी रूल, डज नॉट कॉम्प्रोमाइज माइनॉरिटी प्रिविलेजेस। देखो सबसे पहले जो भी ये क्या करता है, सबसे पहले ग्रुप्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इंश्योरिंग मेजॉरिटी रूल, और जितने भी मेजॉरिटी रूल्स होते हैं डजंट कॉम्प्रोमाइज माइनॉरिटी प्रिविलेजेस, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है मेजॉरिटी वाले रूल कर सकते हैं या माइनॉरिटी वाले दब के रहे कि मेजॉरिटी वाले पे माइनॉरिटी वाले रूल कर रहे हैं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम सब इक्वल है, कोई अपने आप को कम या ज़्यादा ना समझे। बिल्ड ट्रस्ट, ये क्या करता है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है। हेल्प फॉर्मर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड लाइफ टुगेदर एज इक्वल थ्रू एग्रीड अपॉन रूल्स, यानी कि चाहे ऑपरेसर हो चाहे ऑपरेस्ड हो दोनों एक साथ रह सकते हैं क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर है। बैलेंस राइट,
देखो कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे इंडिया, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या एक आम नागरिक हो, जैसे अभी बात करें जैसे नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर एक आम नागरिक हो, कोई भी इंसान जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेगा, सबके लिए जो है ना, मतलब जो सज़ा है वो बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो सलमान खान है या वो ऋतिक रोशन है या वो नरेंद्र मोदी जी हैं तो सबको छोड़ दिया जाएगा या एक आम आदमी को ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का अपना यही मज़ा है कि चाहे कोई भी हो, कानून के लिए सब बराबर है। बैलेंस राइट एंश्योर सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट वाइल प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेजेस, यानी कि जितना भी आपका प्रॉपर्टी को लेकर या प्रिविलेजेस को लेकर जो भी राइट है सबके बराबर है, इकोनॉमिक राइट। तो इस पार्ट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।